Hello my all viewers, I am Garima and you are watching my YouTube channel Brain Booster by Garima. So today we are here to discuss chapter 4 of class 12, which is reproductive health. So before starting this video, I want to tell you one thing, that please do subscribe my YouTube channel if you didn't subscribe it yet. So without wasting any further time, let's get started. Yes guys, so here our chapter 4 reproductive health. अगर मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू बताऊं तो इसमें हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हम प्रेगनेंसी का अबॉर्शन कैसे करा सकते हैं, हम प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और मतलब किस तरह से ये होते हैं, तो वो सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो को सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करूँगी, मैं हर एक टीनेजर को प्रेफर करूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में जानना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। तो गाइस, इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. तो WHO की माने तो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी वो पर्सन है जो हर तरह से फिट है, फिजिकली भी, इमोशनली भी और सोशली भी, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, स्ट्रैटेजीज हमें कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए इनसे बचने के लिए, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। तो गाइस, इंडिया वो पहली कंट्री थी वर्ल्ड की जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करा, फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम्स चलाए। लेकिन सैडली आज इंडिया ही है जहाँ पे लोग इतना शर्माते हैं इन सब चीज़ों को बताने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए, जबकि ये शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ के लिए ही है, सब कुछ हमारे लिए ही है। तो यहाँ पे आजकल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। 1951 में फैमिली प्लानिंग नाम का एक प्रोग्राम दिया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। किसने? इंडिया ने। अब इस पर्टिकुलर पेज पे RCH और एमनियोसेंटेसिस इंपॉर्टेंट है। RCH की फुल फॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। वहीं एमनियोसेंटेसिस की बात करें तो एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है जो किसी भी फीटस के जेनेटिक डिसऑर्डर को यूज़ करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए करा जाता है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, हम फीटस के स्किन सेल से एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल लेते हैं, जिससे हमें उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसमें कोई मतलब ऑर्गन डैमेज तो नहीं है, वो सब चीज़ें पता करने के लिए हमें ये टेस्ट करवाना होता है अगर हम चाहें तो। लेकिन इससे बेशक इससे सेक्स डिटर्मिनेशन पता चल जाता है कि ये गर्ल है या बॉय है, लेकिन इस चीज़ के लिए ये इलीगल है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बैन है एमनियोसेंटेसिस पे अगर कोई इंडिविजुअल इस टेस्ट को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे इस टेस्ट से नो मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन नोन, मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पता नहीं चल पाते, उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू। यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट मैं आपको बता देती हूँ, एनसीईआरटी में तो नहीं है, अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लेफ्ट पैलेट एक डिसऑर्डर है जो कि विटामिन B9 और फॉलिक एसिड की कमी से होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है किसी भी बेबी के। ओके, नाउ CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, ठीक है। ये वो इंस्टीट्यूट है जो सबको सेक्स रिलेटेड मैटर्स में अवेयर करने के लिए बहुत मतलब फर्स्ट नंबर पे है। अब इसने क्या करा, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक सहेली नाम की पिल बनाई। सहेली वो पिल थी जो नॉन स्टेरॉइडल थी और काफ़ी लेस साइड इफेक्ट इसके हैं, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल है तो हेयर इट इज सेंट्रोकोमान सॉल्ट से ये जो पिल है वो बनी है। ये वंस अ वीक पिल है गाइस, इसको एक हफ्ते में एक बार ही लिया जाता है और काफ़ी लेस साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया इसके होते हैं। अब इसका मेनली फंक्शन क्या है, ये करती क्या है, तो ये ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बनने से रोकती है, ठीक है गाइस। अब इसको जब हम लेते हैं तो ओव्यूलेशन तो होता है, लेडी की बॉडी में ओव्यूलेशन तो होता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता, ठीक है। ओवा तो बनेंगे लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और यहाँ पे
इस पिल को लेने से हेल्दी एंडोमेट्रियम नहीं बनती गाइस, ये इसका एक साइड इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थी सहेली के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें। नाउ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, यहाँ पे एक टर्म दे रखा है पोस्ट नेटल केयर लीडिंग, जो आफ्टर बर्थ हम बेबी की जो भी केयर करते हैं उसे पोस्ट नेटल केयर लीडिंग कहा जाता है। अब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको मैं ऐसे आपको ना बता के एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताती हूँ जिससे आप और क्लियर हो सके। सो गाइज, अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, पहले के टाइम में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन थी। वहीं 100 साल बाद आफ्टर 100 ईयर्स 2000 में ये 6 बिलियन तक पहुंच गई। देखिए आप, कितना रॉकेट की तरह एकदम पॉपुलेशन बढ़ी है। और अगर हम पर्टिकुलर इंडिया 2011 की भी बात करते हैं तो 7.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी वर्ल्ड की। अब वर्ल्ड की ना करके हम पर्टिकुलर अपना इंडिया की बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, और वहीं 2000 में आते आते ये 1 बिलियन तक पहुंच गई, इससे आगे। तो आप देख रहे हैं कैसे रॉकेट की तरह पॉपुलेशन बढ़ रही थी। लेकिन अब तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, अब तो काफ़ी प्रोग्राम्स चल गए हैं, तो इसलिए अब थोड़ा मेंटेन है। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है। सॉरी, रीज़न है सबसे पहला कि डेथ रेट में कमी आ गई थी। पहले क्या होता था, 1900 से पहले बच्चे जन्म लेते थे और मर जाते थे, डेथ हो जाती थी किसी कारणवश, है ना। उनको पूरी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती थी, घरों में ही बेबीज़ हो जाते थे। अब तो फिर भी हॉस्पिटल्स में होते हैं, राइट। मेटर्नल मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया था, मतलब मदर को भी काफ़ी अब फैसिलिटीज़ दी जा रही थी। पहले के टाइम में बेबी को बर्थ देते हुए इतना पेन होता था कि मदर डेथ हो जाती थी उनकी। ठीक है, अब डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी हो गया। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब जब बेबी का जन्म होता है, वो जन्म होते के साथ ही 1-2 दिन में उसकी डेथ हो जाती है, तो वो भी चीज़ कम हो गई थी, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। ये देखो, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, maternal mortality rate MMR and infant mortality rate as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reason for this. Through our reproductive child health RCH program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. वही मैंने आपको बताया, the most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. अब काफ़ी contraceptive methods गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराएं, कुछ ऐसे स्लोगन्स भी प्रोवाइड कराएं जिससे छोटी फैमिलीज़ होने को बोल सकें, छोटी फैमिलीज़ होने का लोगों को अवेयर कर सकें, लाइक छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इस तरह के कुछ स्लोगन्स भी बनाए गए थे। ठीक है, और स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल्स टू 21 ईयर्स। अब क्या करा गवर्नमेंट ने, शादी की एज भी फिक्स कर दी, इससे भी काफ़ी कमी आई, इससे भी काफ़ी अवेयर हुआ। ठीक है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? देखो, वो आराम से मिल जाने वाले होने चाहिए, है ना, वो कम पैसों के होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए और रिवर्सिबल होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि प्राइवेसी में होने चाहिए, मतलब हमें किसी डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत ना पड़े उन्हें यूज़ करते हुए, लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स और नो इंटरफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें तो इसमें आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सर्जिकल मेथड्स आते हैं, बैरियर मेथड आता है, इंट्रायूट्रिन डिवाइस आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवा एंड स्पर्म्स मीटिंग। नेचुरल मेथड सबसे पहले यूज़ करे जाते हैं जिससे ओवा और स्पर्म की मीटिंग ही ना हो सके। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस होता है, सेफ पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस में इस टाइम दोनों पार्टनर्स इजैकुलेट करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं जिस टाइम ओव्यूलेशन का पीरियड नहीं चल रहा होता। फीमेल में ओव्यूलेशन मतलब ओवा कब बनते हैं? 14th डे बनते हैं। तो 14th डे मतलब 10 से 17 दिन के बीच में वो इंटरकोर्स ना करके अगर बाकी दिन करें तो ओवा और स्पर्म की मीटिंग नहीं होती। तो दिस इज़ द नेचुरल मेथड। या फिर विदड्रॉल और कॉइटस इंटरप्ट भी हो सकता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया भी हो सकता है। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, मतलब वही आप जो मैंने आपको बताया अभी। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई।
अब क्या होता है, नेचुरल मेथड है भाई, नेचर का कुछ पता थोड़ी है, इसलिए इनका फेलर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कुछ पता नहीं है ये मतलब इफेक्टिव हों या नॉन इफेक्टिव हों। अब आते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम फिजिकली मीटिंग को रोकते हैं, ओवम और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाती, तो हम इसमें कॉन्डोम्स का यूज़ करते हैं। कॉन्डोम्स आर बैरियर मेथड ऑफ थिन लैटिक्स शीथ, ये लैटिक्स शीथ के बने होते हैं। और वहीं अगर फीमेल कॉन्डोम की बात करें तो उन्हें बोलते हैं फेमिडोम्स। ओके, यहाँ पे दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। निरोध नाम का एक फेमस कॉन्डोम था गाइस, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया था, जो काफ़ी चीप रेट का था, तो इसलिए उसे ज़्यादा यूज़ करा जाता था और इफेक्टिव भी था। STI एंड एड्स से बचने के लिए भी हम कॉन्डोम्स का यूज़ करते हैं, इससे डिसीज़ होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अब इसके अलावा और बैरियर मेथड की बात करें तो डायफ्रैगम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये सभी बैरियर मेथड में आते हैं, लेकिन ये तीनों ही फीमेल्स के लिए हैं, इनको फीमेल्स यूज़ करती हैं, ठीक है। और दे आर रीयूजेबल। कॉन्डोम्स रीयूजेबल नहीं होते, वन टाइम यूज़ होते हैं, और वहीं डायफ्रैगम, सर्विकल कैप, वॉल्ट्स जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। नाउ इंट्रायूट्रिन डिवाइस क्या होते हैं? इंट्रायूट्रिन डिवाइस वो डिवाइस जो यूट्रस के अंदर होती हैं, ठीक है, और ये डॉक्टर और नर्स के द्वारा ही क्या करी जाती हैं, इंसर्ट करी जाती हैं। इसको हम अपने आप से यूज़ नहीं कर सकते, सेल्फ यूजेबल नहीं होती, ठीक है। सबसे कॉमन है लिपिस लूप और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है, CUT, CU7 हो गया, मल्टीलोड 375, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ के एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करना, ये नीट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, नाउ अब ये क्या करती हैं, ये यूट्रस को क्या कर देती हैं, अनसूटेबल कर देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए। कुछ ऐसा कर देती हैं यूट्रस में कि वो सूटेबल नहीं हो पाता कि वो प्रेगनेंसी को आगे क्या करे, कंटिन्यू करे, या फिर स्पर्म्स को हॉस्टाइल कर देती हैं, मतलब मोटाइल से हॉस्टाइल, उनके मूवमेंट को कम कर देती हैं, ठीक है। ये वही मतलब ये फीमेल यूज़ करती हैं अपनी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा IUD ही यूज़ करा जाता है, ये नेट का क्वेश्चन रह चुका है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूजेज बाय द फीमेल। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन होता है गाइस, ठीक है। और इन पिल्स को 21 डेज के लिए हमें लेना होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम इन पिल्स को लेना शुरू करते हैं और फिर आगे 21 डेज तक लेते हैं, ठीक है। अब मतलब 5वें दिन हमने लिया, उसके बाद 21 दिन तक हम दवाई खाते रहे, फिर 7 दिन हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए गैप रखते हैं, और आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, हमें फिर से 21 दिन लेनी पड़ती हैं। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm. सहेली के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन अ non-steroidal preparation. It is a once a week pill with very few side effects and high contraceptive value. CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दी थी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUD विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेना है तो सबसे ज़्यादा ये पिल्स का ही यूज़ होता है, IUD का यूज़ होता है। 72 आवर्स तक अगर आप लेंगे, क्वाइटस से 72 आवर्स तक अगर आप लेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव होगा। सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, ओके। यहाँ पे IUDs के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेडिकेटेड होती है लिपेस लूप, कॉपर रिलीजिंग CUT, मल्टीलोड 375 और CU7। हार्मोन रिलीजिंग IUD होती है प्रोजेस्टासेट LNG20, ठीक है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी होती हैं। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स जो एक लेडी लेती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उसमें आता है I-पिल और अनवांटेड 72, ये इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 मेन चीज़ें हैं, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें वासा डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और बीच में से गांठ मार दी जाती है, टाइड कर दिया जाता है, जिससे आगे स्पर्म नहीं जा पाता, रुक जाता है स्पर्म की एंट्री। और वहीं फीमेल की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके बांध दिया जाता है, ओवा आगे नहीं जा पाते, ठीक है। अब ये बताइए, अगर वेसेक्टोमी होगी, वास डिफरेंस को कट करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, स्पर्म्स तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। सेमन विदाउट स्पर्म बनेगा। और अगर ट्यूबेक्टोमी कर दी जाए तो क्या ओव्यूलेशन होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है।
स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड इन फीमेल ट्यूबेक्टोमी। ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव होती हैं और रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। अगर आप एक बार वासा डिफरेंस को काट दोगे तो उन्हें जोड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड आर सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कहीं ना कहीं ये सही भी है क्योंकि ये पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं गाइस, है ना। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन और ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रीस्ट कैंसर, इन सब को लेने से हो जाता है। तो ये कुछ इसके मोस्ट डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। नोजिया मतलब उल्टी जैसा मन होना, वॉमिट जैसा लगना, एब्डोमिनल पेन आपकी एब्डोमेन एरिया में पेन होना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग कभी भी हो जाना इरेगुलर वे में, ब्रीस्ट कैंसर हो जाना, ठीक है। अब नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो गाइस एक ईयर में टोटल प्रेगनेंसी होती है 250 मिलियन, 250 मिलियन में से 50 मिलियन MTP के द्वारा रुक जाती हैं, ठीक है। MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। MTP को अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराएंगे तो काफ़ी सही रहता है, मतलब 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो स्टार्टिंग 12 वीक्स होते हैं उसमें प्लेसेंटा नहीं बनता, तो इसलिए मदर को ज़्यादा डैमेज नहीं होता, ठीक है। नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STI। गाइज यहाँ पे एक आपको हिंट मिल जाएगी, आपकी NCERT नई है या पुरानी। अगर यहाँ पे इन्फेक्शंस लिखा है तो वो नई NCERT है, वो ठीक है आपके लिए, और डिसीज़ लिखा है तो आपको नई ले लेनी चाहिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिल सकें टाइम टू टाइम, राइट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को हम वेनरल डिसीज भी बोलते हैं और RTI भी बोलते हैं। RTI मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्ब्स, क्लामाइडाइसिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV leading to AIDS, are some of the common STI। चलिए अब देख लेते हैं ये किस किस से होते हैं। गोनोरिया जो है गाइस वो निसेरिया गोनोरिया से होता है, ये नीट में आ चुका है मैचिंग में, ये मैचिंग के पैटर्न में, मैचिंग के वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सिफिलिस ट्रोपोनेमा पैलिडम से होती है, ये बैक्टीरिया है एक। निसेरिया गोनोरिया भी एक बैक्टीरिया है। क्लामाइडाइसिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो किससे होती है, क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस, यस क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस से, वो भी बैक्टीरिया है। जेनिटल वॉर्ट्स होती है ह्यूमन पैपिलियोमन वायरस से। ट्राइकोमोनियासिस होती है ट्राइकोमोनस वैजिनालिस से, ये ट्राइकोमोनस वैजिनालिस जो है वो प्रोटोजोन है, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको थोड़ा लाइट विजिबल है, मैं फिर से लिख के बता देती हूँ। तो गाइस सबसे पहले जेनिटल हर्ब्स, जेनिटल हर्ब्स किससे होती है, हर्ब्स सिंपल वायरस से, तो ये डिसीज़ जो है वो वायरस से होती है। उसके बाद गोनोरिया नाम की जो डिसीज़ है, जो इन्फेक्शन है, वो किससे होता है, नसेरिया गोनोरिया से, ये भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है। नाउ क्लामाइडाइसिस आपका होता है क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस से, विच इज़ अ बैक्टीरिया ऑल्सो। जेनिटल वार्ट्स आपका होता है ह्यूमन पैपिलियम वायरस से। लास्ट ट्राइकोमोनियासिस, ये आपका होता है ट्राइकोमोनस वैजिनालिस से, ठीक। ये क्या है, प्रोटोजोन है। ट्राइकोमोनस वैजिनालिस क्या है, प्रोटोजोन है। ओके गाइस, इज इट क्लियर फॉर यू? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस B है, HIV है, ये इंजेक्शन नीडल्स को शेयर करने से हो जाती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयर करने से हो जाती हैं, तो कभी भी किसी भी इंजेक्शन के नीडल को रीयूज़ ना करें, बिल्कुल ना करें, ठीक है। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंड्यूस इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन द जेनिटल रीजन। और गाइस ये मोस्ट डेंजरस डिसीज होती हैं। नाउ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, PID की फुल फॉर्म जो पूछ ली जाती है कभी कभी,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे टर्म दे रखा है, क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है अदर देन यूट्रस से। स्टिल बर्थ होता है बर्थ ऑफ डेड बेबी, जब किसका बर्थ होता है, किसी डेड बेबी का, ठीक है। अब इस सब बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, अननोन पार्टनर से अवॉइड करना चाहिए सेक्स को, मल्टीपल पार्टनर से अवॉइड करना चाहिए, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कॉइटस, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन। कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना चाहिए अगर आपको थोड़ी सी भी सिम्टम्स हैं तो। नाउ इनफर्टिलिटी, okay, a large number of couple all over the world including India are infertile, they are unable to produce children in spite sexual cohabitation. In India often the female is blamed for the couple being childless, the problem lies in the male partner. इंडिया में क्या होता है, इंडिया में गाइस स्टीरियोटाइप है कि अगर चिल्ड्रन नहीं हो पा रहा, किसी पार्टनर का बेबी नहीं हो पा रहा तो फीमेल की गलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें सारा जो फॉल्ट है वो मेल पार्टनर का होता है, ठीक है। कॉमनली नॉन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव। अब इन सब चीज़ों को जानने के लिए तो भाई आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, आपको अवेयर होना ज़रूरी है, राइट। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART की फुल फॉर्म है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की मदद से, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं इस मेथड को, और उसमें ZIFT ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। IUT इंट्रायूट्रिन ट्रांसफ़र, GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI और इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन। गाइस इन विट्रो में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए, किसी डोनर ने स्पर्म दिया, किसी फीमेल डोनर ने एग दिया, पेट्री डिश पे हमने ओवा को रखा, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा दिया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गई आउटसाइड, अब ये पेट थोड़ी ना है किसी फीमेल का, ये तो बाहर है ना। अब अप टू 8 सेल स्टेज में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, जब वो 8 सेल स्टेज का हो जाएगा तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर वो मोर देन 8 सेल का है तो उसे सीधा यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसे बोलते हैं इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ़र। GIFT क्या होता है, जो फीमेल डोनर है वो ओवा रिलीज़ करती है, उसका ओवा लिया जाता है, ठीक है, और मदर में डाला जाता है और मदर प्रेग्नेंट हो जाती है। जो हेल्दी लेडी है वो ओवा देती है मदर को और फिर मदर के अंदर इंजेक्ट करके उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे तो गाइस अभी तक 34 ईयर्स तक नीट में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर 4 हो गया कंप्लीट, और अब नेक्स्ट मिलते हैं आपसे चैप्टर 5 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।